है वो। अच्छा। हाँ। नहीं, आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि यदि हमें अपने देश को अच्छा बनाना है तो अच्छे भारत का संकल्प ही एकमात्र उपाय है? ये बात वो तो आपको है। कहाँ तक समझ में आ रही है? यही आप माने बताते हैं कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ये शासन तंत्र में बैठे हैं तो इनके खिलाफ मुहिम चलानी होगी। नहीं, ये कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो तंत्र थुपा हुआ है वो गुलामी का तंत्र है। और ये अंग्रेज़ों हम्म। ने 700 करोड़ देकर अंग्रेज़ों से साठ हम्म। गांठ कर गुलामी खरीदी है। आपके ऊपर जो अच्छा। नियम कानून थुपे हुए हैं वो अंग्रेज़ों ने जो हम्म। गुलामों के लिए बनाए थे वही थुपे हुए हैं। हम्म। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, जो नए 3 कानून बने हैं उनमें पुरानी हम्म। सेक्शन ये है, नया सेक्शन ये है। तो ये एक वही दुष्ट व्यवस्था है जिसको बदले हुए, जिसको कहते हैं ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। हम्म। आपकी नई व्यवस्था में जो इन राजनेताओं ने क्या हमें अच्छे राजनेता दिए? नहीं दिए। नहीं दिया। उन्होंने किस आधार पर अपने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया? उम्मीदवारों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर। ये बात सही है कि नहीं है? हम्म। हाँ हाँ सही है। और ये जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, ये बात सही है कि नहीं है? सही है। ये फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदते हैं। और ये हम्म। जिनके वोट खरीद के बनते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम्म। इनका मुंह जो है वो इस बात के लिए नहीं फटता है कि मैं जो है इतने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बेशर्मी से ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं अपनी पार्टी का अदना सिपाही हूँ। यही कहते दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हाँ हाँ यही कहते थे। और ये जो है पार्टी भिप से डरे हुए अत्यंत ही जो है दुर्बल चरित्र के लोग हैं। ये जिनके वोट से बनते हैं उनके हितों की रक्षा नहीं करते हैं। ये तो है। इन राजनेताओं ने, आप ये बताइए कि आपको क्या दिया है? क्या दिया है? कुछ नहीं भ्रष्टाचार। किया और क्या राजनेताओं ने खेल। भ्रष्टाचार। क्या गुलामों के नियमों से बनी ये पुलिस क्या आपकी सुनवाई कर रही है? क्या आप थाने जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट लिख ली जाती है? तो आज अब की व्यवस्था दुष्ट व्यवस्था है। अब एक ही तरीका है कि हम अच्छे भारत का संकल्प लें और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ें। और उसके ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे और अपने से जुड़े लोगों को, अपने लोगों को उसमें जोड़ना है। हमने कई लोगों को माने वो लिंक तो शेयर कर देता हूँ, वो सत्यनारायण की कथा वगैरह भी आपने जो डाली थी हम्म। वो भी काफी लोगों को सेंड की थी, भेज दी थी। नहीं, इससे अपना जो भेजने से काम नहीं चलेगा। इसमें नहीं और देखिए कुछ मेरी, फैमिलियर भी थे, कुछ रिलेटिव भी थे, सबको भेजी थी। और नहीं, एक भेजना होता है, एक होता है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हम एक जगह इकट्ठे हों, साथ में बैठकर हम्म। उस वीडियो को देखें, सुने, जिसमें ये समझाया गया है कि हम अच्छे भारत की संकल्प शक्ति से 5 मौलिक और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत पैदा कर सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ समझ रहा हूँ। आपको 5 मौलिक अधिकार मालूम है क्या है? स्वतंत्रता, समानता। नहीं नहीं, ये जुमलेबाजी नहीं है। ये कॉन्क्रीट 5 मौलिक अधिकार हैं, ये जुमले नहीं हैं। पहला मौलिक अधिकार है रोजगार का मौलिक अधिकार, और रोजगार भी आपके पोटेंशियल का। तो पहली बार जो है आपके पोटेंशियल को नापने की व्यवस्था की जाएगी। आप अच्छा। जहाँ पे आज खड़े हुए हैं और आपका जो पोटेंशियल है उसको एक दिन में पूरा नहीं किया जाएगा।
उसको छोटे छोटे अचीवेबल माइलस्टोन में बांटा जाएगा। फिर अच्छा। हर माइलस्टोन के लिए संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी वो आपको जो है दी जाएगी। फिर 6 महीने आपको सतत अभ्यास कराते हुए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट को अच्छा। लेके आप बाज़ार में अपने लिए नौकरी नहीं खोजेंगे। आपको जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। आपके अच्छा। माइलस्टोन के लिए जो राष्ट्रीय संपदा में ऑलरेडी ओहदे बने हुए हैं, वो उसमें आपकी सहमति से आपको वहाँ भेजा जाएगा, और जो आप काम अच्छा। करेंगे हर काम के साथ आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। तो महीने में अच्छा। एक बार वेतन नहीं मिलेगा, आपने काम किया और आपको जो है रेवेन्यू स्ट्रीम मिली। और जब आप काम अच्छा। करेंगे उसी समय आपकी काम की क्वालिटी क्या है, आपकी वेशभूषा क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब भी नापा जाएगा। और उसी से आपका जो है जो ACR बनती है, जो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वो क्यूमुलेटिव जो फीडबैक होगी हर कंपोनेंट की, उससे आपकी ACR बनेगी। मतलब भविष्य में कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे शासकीय सेवा का हो, वो आपकी ACR आपका काम लिखेगा। आपकी ACR वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता या किसी कंपनी का मालिक या कोई दूसरा नहीं लिखेगा। अच्छा। जब आप एक माइलस्टोन में अपनी सेवाएं देकर दूसरे माइलस्टोन के तैयार होंगे, तो फिर आपको फिर से जो है क्लोज किया जाएगा, और दूसरे माइलस्टोन के लिए जो अतिरिक्त संस्कार, अतिरिक्त शिक्षा, अतिरिक्त हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग है वो दी जाएगी। फिर 6 महीने का आपको फिर से अभ्यास कराया जाएगा, और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लेवल 2 का देके फिर आपको आपकी सहमति से राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। मतलब हर भारतीय को, 144 करोड़ भारतीयों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, वो भी माइलस्टोन वाइज। ये है पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। फिर इसके बाद जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो शिक्षा का है, और शिक्षा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी। ये शिक्षा कौन सी है? कौन सी शिक्षा है? ये शिक्षा है आपके माइलस्टोन वाली, जिसमें संस्कार भी समाहित हैं, शिक्षा भी समाहित है, स्किल सेट का जो है ना वो भी समाहित है, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग समाहित है, और फिर उसमें जो है सतत अभ्यास भी समाहित है। ऐसी शिक्षा आपको मौलिक अधिकार के तहत मिलेगी, और इस शिक्षा के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का पोटेंशियल अलग अलग होगा। बात समझ रहे? गुरुकुल पद्धति होगी, और एडवांस गुरुकुल पद्धति होगी। मतलब गुरुकुल की जो चीज़ें हैं वो भी रहेंगी, मॉडर्न की जो चीज़ें हैं वो भी रहेगी, टेक्नोलॉजी भी रहेगी, और रिसर्च भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है ना? फिर आपको जो तीसरा मौलिक अधिकार मिल रहा है वो भोजन का मिल रहा है। भोजन में आपको मल्टीग्रेन, आपको फल, सब्जी, दूध, दही, घी और जीवनवर्धक औषधियाँ और शहद आदि मिलेगी। और ये सब चीज़ जो है आपकी आवश्यकता के अनुरूप मिलेगी। तो ये पर व्यक्ति इंटाइटलमेंट नहीं होगा। सिस्टम को मालूम होगा कि आशीष गहोई को क्या आवश्यकता है, आशीष गहोई की गतिविधियां क्या हैं, उन्हें कितनी सामग्री की आवश्यकता है, ये हर इंडिविजुअल की कैलकुलेट होगी, और हर इंडिविजुअल को मिलेगी, और तब भी मिलेगी जबकि उसके खाते में पैसे नहीं होंगे। अच्छा। और इस बात के लिए सरकार से पैसा नहीं आएगा, इसके लिए कोई फ्री भी नहीं है। तो आपके खाते में पैसा नहीं है, सरकार से आ नहीं रहा है, फ्री भी है भी नहीं, तो आपको मिलेगा कैसे? आएगा कहाँ से? हाँ, आपको मिलेगा कैसे, आएगा कहाँ से, ये प्रश्न आपके जहन में जरूर उठ रहा होगा। उठ रहा है? हाँ, हमने कहा भी है ना कि कहाँ से आएगा। हाँ, तो इसके लिए हर व्यक्ति को एक
उसके अकाउंट के पीछे एक शैडो अकाउंट पैदा किया गया है जिसका नाम कल्प वृक्ष अकाउंट दिया गया है। इस कल्प वृक्ष अकाउंट में 3 महास्रोत से इतना पैसा आता है और कल्प वृक्ष अकाउंट को कोई पैसा स्थायी रूप से चाहिए ही नहीं है, राइट। तो ये कल्प वृक्ष अकाउंट से आएगा, राइट। और इसके लिए आपको कोई आवेदन नहीं लगाना होगा, इसका कोई अप्रूवल नहीं करेगा, ये अपने आप ऑटो प्रोसेस है, राइट। और अज्यूम करिए कि यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये कल्प वृक्ष अकाउंट बताएगा कि आशीष गहोई को बुलाइए, इनके पोटेंशियल को नापिए, इनका माइलस्टोन का ग्राफ बनाइए और इनको इनके पोटेंशियल की यात्रा में लगा दीजिए। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको भेज दिया जाएगा, उस समय जो रेवेन्यू आएगा उससे जैसे आपको बिना मांगे पैसा मिला है ऐसे ही बिना पूछे वापस जाएगा वो। आते वक्त भी कोई अनुमोदन नहीं लिया है, ना आपसे पूछा है, ना आपसे आवेदन पत्र लिया है, और जाते वक्त भी ना आपसे पूछेगा ना आपसे आवेदन लेगा। अच्छा, तो कल्प वृक्ष अकाउंट का पैसा अपने आप पट जाएगा कि नहीं पट जाएगा? आपका जो है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए धन आपका कभी बाधा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और आपकी एनर्जी अलाइन होगी। अभी तो आपको किसी को मालूम ही नहीं है कि आशीष गहोई का पोटेंशियल क्या है, मालूम है किसी को क्या? नहीं। किसी ने आपका पाथवे बनाया है कि उस पोटेंशियल को कैसे रियलाइज किया जाए? किसी ने प्लान आउट किया है कि आपको क्या संस्कार, क्या शिक्षा, क्या हुनर, क्या टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग की ज़रूरत है, वो भी हर माइलस्टोन के लिए अलग अलग। तो इंडिविजुअल बेस्ड जो है आपको चीज़ें मिलेंगी। और ऐसे ही आपको जो भोजन का अधिकार है वो भी इंडिविजुअल बेस्ड होगा, क्योंकि लोगों को मालूम होगा कि आपकी आवश्यकता क्या है। तो एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसे कम ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है, आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कम हो सकती है। तो सिस्टम को 144 करोड़ लोगों के बारे में इंडिविजुअल मालूम होगा कि आपको क्या चाहिए, और वो चीज़ आपको चाहिए और आपके लिए अच्छी है। ये दोनों कंपोनेंट को मिला के वो चीज़ बिना मांगे आपके पास पहुंच जाएगी, राइट। तो पहले इनका डेटा कलेक्शन होता होगा, ये अपने आप होता जाएगा ना। देखिए, पहले आपने अपना काम किया, राइट, तो उसे मालूम पड़ रहा है ना ये बात। हाँ। मतलब जब आपका कंजम्पशन हो रहा है उसको मालूम है। वो आपको कहेगा कि ये आपका मौलिक अधिकार है, आपसे पूछेगा वजन क्या है, आपकी आदत क्या है, हैबिट क्या है, जो डाटा चाहिए उसी समय पूछ लिया जाएगा ना आपसे। आपसे उसी समय पूछ लिया जाएगा जब आवश्यकता होगी, जो डाटा जब तो वो फीड हो जाएगा, वो डाटा आपके डाटाबेस में चला जाएगा और वो समय समय पर मॉडिफाई होता रहेगा, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती हैं, उम्र के साथ, समय के साथ, उसके साथ बदलती रहती हैं। तो वो एनवायरनमेंट, वेदर के साथ भी उसको जो है आपकी करंट आवश्यकताएं पूरी मालूम होंगी, सीजन के हिसाब से, उसके हिसाब से जो बदलाव होता है वो भी मालूम होगा, एंड व्हाट एवर बेस्ट वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब जो है ना, ये तो हो गया आपका भोजन का। अब इसके आगे जाओ, आपको शिक्षा का तो हो गया है उसमें, अब स्वास्थ्य पे आ जाए। शिक्षा हो गया, अब स्वास्थ्य पे आ जाएं। तो स्वास्थ्य का ऐसा मौलिक अधिकार होगा कि हर भारतीय को एक ट्रेंड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, जो आपके ऐप से जुड़ा होगा। आप बटन दबाएंगे तो वो हेल्थ वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा। उसे ट्रेंड किया गया है कि वो आपके सैंपल सब कुछ ले लेगा। वो आपको एक कहना चाहिए एक हेल्थ वॉलंटियर है जिसे बेसिक जानकारी सभी चीज़ों की होगी, ठीक है ना। विशेष तौर पर उसका काम रहेगा कि आपके सभी तरीके के सैंपल्स कलेक्ट कर ले और फिर एक पूरी लेबोरेटरीज का नेटवर्क राष्ट्रीय संपदा के तहत बना होगा, जिसमें वो वहाँ पर चला जाएगा। तो ग्रामों की जो लेबोरेटरीज हैं वो शहरों में नहीं होंगी, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और इससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा, चीज़ें भी मिलेंगी, राइट। अब जो है वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट एक आपके पास ऐप पे पहुँच जाएगी और एक जो है आपके वेलनेस सेंटर पे चली जाएंगी। तो हर इंडिविजुअल एक वेलनेस सेंटर से अटैच होगा,
उस वेलनेस सेंटर में सभी पैथियों के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स होंगे, जहाँ पर रोज़ रिसर्च हो रही होगी, जहाँ पर औषधियों का जो है ना पैदा किया जा रहा होगा, जहाँ औषधियों का निर्माण हो रहा होगा, जहाँ और हर पैथी होगी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सब पैथियाँ वहाँ होंगी, राइट। अच्छा, ये पेमेंट होगा कि विदाउट विदाउट पे का ये क्या है? नथिंग इज फ्री। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, मुफ्त कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा, आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन मुफ्त आपको कभी नहीं मिलेगा, और आपके ही अकाउंट से पेमेंट होगा। यदि आपके खाते में पैसा नहीं होगा तो धीरे से कल वृक्ष अकाउंट से अपने आप आ जाएगा, लेकिन मुफ्त कुछ नहीं है, और मुफ्त की जरूरत भी नहीं है। क्या क्यों जरूरत है? सही है, और क्या क्या जरूरत है भाई, सामने आपको मिल जा रहा है और सामने वाले को भुगतान मिल रहा है। फ्री सही में है। तो डिस्टॉर्शन आते हैं ना, बदमाशी आती है, भ्रष्टाचार आता है। हाँ, ये बात तो सही है। अब आप सोचिए, वो पैथियों के डॉक्टर मिलेंगे और आपस में बात करेंगे, वो कहेंगे कि अभी आशीष जो है गहोई की स्थिति ये है, राइट। तो कौन सी पैथी प्राइमरी रोल अदा करें, तो ये आशीष डिसाइड नहीं करेंगे, ये एक्सपर्ट आपस में बैठ के कहेंगे कि नहीं, ये तो आयुर्वेदा से अच्छा होगा, ये तो इससे अच्छा होगा, या आयुर्वेदा प्राइमरी काम करेगा, होम्योपैथी सेकेंडरी, नेचुरोपैथी थर्ड, टर्सरी, इस तरीके से वो डिसाइड करके फिर वही वॉलंटियर आपको डॉक्टर के पैनल से और आपके परिवार को और आपको मुखातिब करेगा। डॉक्टर की पैनल आपको ब्रीफ करेगी कि आपका स्टेटस ये है और हमारा रिस्पॉन्स ये है, इनकी ये दवाइयाँ ऐसी ऐसी हैं, ये आपके पास जो है ना आपका हेल्थ वॉलंटियर लेके पहुंच रहा है, सबका भुगतान यथा समय होगा, इस बात को कहने की बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, और आपके अकाउंट में नहीं होगा तो कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। और जब आप जो है आपको ट्रेंड करके भेज दिया जाएगा, तो जब आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी तो उस कल वृक्ष अकाउंट का पट जाएगा, तो उसकी चिंता भी आपको नहीं पालना है। अब यदि एज्यूम करिए कि आप बटन दबाना भूल गए, आलस कर गए, और आप किसी क्रिटिकल जो है बीमारी के स्टेटस में पहुंच गए, वो भी आपकी लापरवाही के कारण, क्योंकि यदि आप समय रहते बटन दबा देते तो आप क्रिटिकली बीमार ही नहीं हो पाते, राइट। क्योंकि इसमें तो योगा का भी प्रावधान होगा, इसका भी प्रावधान होगा, उसका प्रावधान होगा, आपका हेल्थ वॉलंटियर विल बी अरेंजिंग योगा, मेडिटेशन, दिस दैट, राइट। और हर चीज़ जो है उसका भुगतान हो रहा है, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं है। और वो यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कल वृक्ष अकाउंट से आ रहा है, तो एक समर्थ व्यवस्था है, मुफ्त व्यवस्था नहीं है, एक समर्थ व्यवस्था नहीं है, लेकिन समर्थ व्यवस्था है जो आपको समृद्ध बना रहा है, अच्छा बना रहा है, खुशहाल बना रहा है। और जब आप कल वृक्ष अकाउंट का पूरा पट जाएगा तो जो पैसा आएगा उससे आप धीरे धीरे समृद्ध होंगे। वही जो है आपकी खुशहाली का भी नापा जाएगा कि खुशहाली कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार मिल रहा है। तो समृद्धि तो आपके पास अपने आप आ जाएगी, कल वृक्ष अकाउंट का पटने के बाद जो भी पैसा आना है वो आपकी समृद्धि है। और खुशहाली भी मौलिक अधिकार है, तो आपको खुशी किस समय कैसी चीज़ों से मिलेगी, तो 144 करोड़ लोगों को खुशी देने के लिए, और वो भी अलग अलग एज, अलग अलग टेस्ट और अलग अलग उसके लिए, कितना बड़ा विस्तारित जो है व्यवस्था, और ये सब जो व्यवस्थाएं होंगी इन्हीं को राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। और ये राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी, जितनी हम राष्ट्रीय संपदा निर्माण करेंगे उसके अनुमोदन के साथ ही उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी, जिसका हमने नया नाम जो है आज़ाद हिंद रुपया कहा है। और एक आज़ाद हिंद रुपया एक सोने के सिक्के के बराबर होगा, मतलब आज के रुपए की तुलना में वो 1 लाख रुपए के बराबर होगा। समृद्धि जो है सिर चढ़ बोलेगी, और आपको अपने देश में जो है राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए ना तो भारत सरकार के खजाने से पैसे की ज़रूरत होगी, ना ही किसी टैक्स पेयर से ज़रूरत होगी, ना ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। सही है। तो एक अद्भुत भारत पैदा होगा। अब ये तो हो गया है मौलिक अधिकारों के बाद, अब अपन प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लें। अंग्रेज़ों की लाट साहब वाली व्यवस्था है, जिसमें एक चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके सिपाही से लेके डीजी और ऐसा सभी विभागों के लिए है।
ये सब लाट साहब बने हुए हैं। आज हर भारतीय को कदम कदम पर अपमानित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, ना बाहर मिल रहा है, ना समाज में मिल रहा है, ना दफ्तरों में मिल रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है? नहीं है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, नहीं बह रही है? चल रहा है और क्या भ्रष्टाचार। अब बताओ, ये प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए और इनमें विलम्ब करने के लिए और घूस खाने के लिए रिश्वत लेने की जगह इसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा मिलेगा, तो वो जितना काम करेगा उतना रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा मिलेगा। और हर व्यक्ति जो है आपके पास पहुंचने की बजाय ये पूरी व्यवस्था जो है ना डिसेंट्रलाइज होगी, डोर टू डोर सर्विस वाली होगी। अच्छा। तो वो आपके घर पहुंचेगा, या जहां आपके घर आना संभव नहीं है तो वो आपके मोहल्ले में एक जगह पहुंचेगा और लगातार ऐप आपको सूचित करेगा कि अभी यहाँ तक पहुंच गए, अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं, आपको इस जगह तक पहुंचने में इतने मिनट लगेगा, आप घर से निकल सकते हैं। यदि एक व्यक्ति को सर्व करने में 15 मिनट लग रहा है और आप जो है तो वो क्यूइंग भी कर देगा आपका, जिससे आपकी वेटिंग लगभग 0 के बराबर होगी। जब वहाँ बैठे होंगे तो वहाँ पर आपके बैठने की व्यवस्था होगी, चाय की व्यवस्था भी होगी, सम्मान की व्यवस्था भी होगी। ऐसा अद्भुत भारत जो है ना होगा, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। और जैसा मैंने आपको बताया था, ऐसे ही शासकीय अधिकारियों के ACR जो है उसके वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेंगे, राजनेता नहीं लिखेंगे। वो जो काम करेगा उसी समय उसके काम के कंपोनेंट का एवोल्यूशन होगा, पब्लिक की फीडबैक का एवोल्यूशन होगा, आपकी वेशभूषा और व्यवहार का भी एवोल्यूशन होगा, और इसका एक कॉफिशिएंट बनेगा, उसके आधार पर आपको पेमेंट होगा। तो यदि आपको 1000 रुपये का पेमेंट हो रहा है और आपके बाकी जो है असेसमेंट में आपकी कमी आ रही है, तो आपको जैसे ज्यूम करिए यदि आपका वर्क कॉफिशिएंट मिला के पूरा जो है चारों कंपोनेंट को मिला के 0.8 बना, तो आपको 1000 की बजाय 800 रुपये का ही भुगतान होगा। रेवेन्यू स्ट्रीम आपको कितने की मिलेगी? 800 रुपये की। 800। और 200 रुपये कहाँ चले जाएंगे? आपके ही ट्रेनिंग फंड में चले जाएंगे। कहाँ पे? आपके ट्रेनिंग फंड में जाएंगे। जब ये समझा जाएगा कि आप में सुधार नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, और वो भी आपके पैसे से। बात समझ रहे हो ना? तो एक बहुत कॉम्प्रेसिव आपको प्रशासनिक व्यवस्था होगी। अब अपन पुलिस व्यवस्था की बात कर लें, तो आज आपका सिर फटा हुआ है, आप थाने में जाते हैं, आपको गाली दी जाती है, अपमानित किया जाता है, भगा दिया जाता है। वहीं काउंटर पक्ष से जो है ना पैसे लेकर या राजनेताओं के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं, और FIR को तायद करते हुए झूठे कथन काट करके आपको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है, और वर्षों वर्ष प्रताड़ित होते हैं। अधिकांश जो है निर्दोष लोग वो जेल में सड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। वहीं दुष्ट लोग जो है आम आदमी के जो है ना वो छाती पर जो है ना मुंह दल रहा है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, सही है। तो अब आप ये बताइए कि आप बटन दबाएंगे तो जैसे हेल्थ वॉलंटियर पहुंचा, ऐसे ही वो हेल्थ वॉलंटियर भी हो सकता है, सेम वॉलंटियर में भी ट्रेन फॉर रजिस्टरिंग योर क्राइम आल्सो। वो आपके घर पहुंचकर आपकी FIR केवल दर्ज नहीं करेगा, बल्कि आपकी चोटों को भी कैप्चर करेगा, आपकी बाकी चीज़ों को भी कैप्चर करेगा, आपका बयान भी ले लेगा, आपका जो घटना स्थल है उसके भी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। वो आधे बहुत सारे काम जो पुलिस को करना चाहिए वो ऑलरेडी कर देगा, राइट? तो ऐसी FIR होगी। और फिर कानून में परिवर्तन करके ये प्रावधान कर दिया जाएगा कि जो झूठी FIR कराएगा वो परजरी का जघन्य अपराध होगा, जो झूठी गवाही देगा वो परजरी का जघन्य अपराध होगा। FIR को तायद करते हुए झूठे कथन लिख लेना पुलिस के द्वारा, ये परजरी का जघन्य अपराध होगा। झूठी विवेचना करके किसी को फंसाना, किसी को निकालना, ये परजरी का जघन्य अपराध होगा। वकील के द्वारा लाखों की फीस लेकर झूठी जरह करके दोषियों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी सिद्ध करने का जो कार्रवाई है, ये भी परजरी का जघन्य अपराध होगा। इसमें संपत्ति जब्त करने से लेके, इसमें आपकी नौकरी जाने से लेकर लाइसेंस निरस्त करने की व्यवस्था के साथ साथ जेल में सड़ने की व्यवस्था भी होगी। तो आपके जो आज कष्ट हैं
कि कोई आपको झूठा फंसा दे रहा है, कोई झूठा बयान दे रहा है, पुलिस झूठे एफआईआर दर्ज कर ले रही है, आपके झूठे कथन लिख के झूठे विवेचना करके आपको जेल ठूस दिया जा रहा है, आप नहीं तो आपसे जुड़े लोग रोज इससे जूझ रहे होंगे। जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे हैं? सही, बहुत से लोग परेशान है ऐसे। तो आप बताओ, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सही बात है। अब इसमें जो है 21 टेक्नोलॉजी वाला एक डिजिटल चित्रगुप्त होगा जो ऐसे साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएगा जो पुलिस सोच भी नहीं सकती है। आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहा हूँ। तो ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। ये सब लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तब लोग जागरूक होंगे इसके प्रति। नहीं, कुछ नहीं पहुंचाना है उन्हें, तो केवल अच्छे भारत, उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं समझ नहीं होता। जो को पढ़ना है डॉक्यूमेंट में है, जिसको वीडियो से सुनना है वो वीडियो से सुन ले। उन्हें तो केवल एक ही बात का कहना है कि क्या अच्छा भारत चाहिए, बस संकल्प ले लीजिए और अपने लोगों को जोड़कर संकल्प दिलाइए, वो भी ऐप के माध्यम से। और ऐप जो है ना 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, और ये मेरिट लिस्ट किस चीज़ की है? अपने ही लोगों को जोड़ने के कारण जो नंबर मिल रहे हैं उसकी मेरिट लिस्ट है, जो आप हर रविवार को लोगों को रोटेशन के आधार पर एकत्रित करेंगे उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। आप उनमें सम्मिलित होंगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, और जो आप नया सदस्य जोड़ेंगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। इस बारे में एक बार वो संदीप जी हैं जो झांसी रहते हैं बसने के, उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी जी। वो भी जुड़े हैं जी। हाँ। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि राजनेता आपको दे नहीं रहे हैं। आपको अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? आपका कुछ जा रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं जा रहा। बल्कि इससे जो मेरिट लिस्ट बन रही है, आप यदि गांव में मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाएंगे तो आपको सरपंच का जो है टिकट पहुंच जाएगा, और जीतने की व्यवस्था भी है, वो भी बिना किसी के पैसे खर्च किए, बिना किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाए। हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी चंद्रगुप्त, चाहे वो गांव स्तर का हो, मोहल्ले स्तर का हो, शहर स्तर का हो, जिला स्तर का हो, या प्रांत स्तर का हो, या देश स्तर का हो, वो कोई भी व्यक्ति जो है ना किसी के पास वोट मांगने नहीं जाएगा। उसे तो ये अधिकार भी नहीं दिया गया है कि वो ये कहे कि वो उम्मीदवार है। ऐप कहेगा कि जो है आशीष गहोई हमारे जो है चंद्रगुप्त हैं। आप जो है पहले तो ये कहेगा कि जो राजनेता आपके पास आएँ और आपको जो है पैसे बांटें और ये बांटें वो बांटें, उनसे खूब भर भर के पैसा लो, क्योंकि वो उनके पिताजी का नहीं है। इसके बाद अपने चंद्रगुप्त की तख्ती लो और शपथ और संकल्प यात्रा निकालो, प्रभात फेरियाँ निकालो कि आशीष गहोई मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। आशीष गहोई का नाम ईवीएम मशीन में, अभी तो ईवीएम मशीन है, आगे चल के तो ऐप से वोटिंग होगी। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना, ये सब आज की जो चुनाव व्यवस्था है सब बेकार हो जाएगी। बट एनीवे, आज की व्यवस्था के हिसाब से वो कहेगा कि ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 3 पर जो है आशीष गहोई का नाम है, चुनाव चिन्ह ये है, मैं इसे बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाऊंगा। तो आप बताओ, आशीष गहोई किसी भी लिस्ट के जो है ना चंद्रगुप्त हों, क्या उन्हें जीतने के लिए पैसे खर्च करना होंगे? क्या उन्हें किसी के दरवाजे पर जाकर वोट मांगना पड़ेगा? नहीं। तो आपको तो सब कुछ भी मिल जा रहा है। 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, भारत सरकार को पास 20 गुना पैसा पहुंच रहा है, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, आपको एक कलवृक्ष अकाउंट मिल जा रहा है, इसलिए आपको कहीं कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, तो कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, आपको प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी मिल रही है, न्यायिक अच्छी व्यवस्था मिल रही है, आपको जो है वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल से बिना कोर्ट जाए आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। ये सब मिल रहा है और सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प से मिल रहा है। तो आप बताओ, आज आपको आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो आज की जो भयावह दुष्ट व्यवस्था है, ये क्या है? ये घोर धुप अंधेरा है। हम मूर्खतापूर्वक इस अंधेरे से लड़ रहे हैं, हम रैली निकाल रहे हैं, हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। हम ये सब क्यों कर रहे हैं?
यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेके चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएं और फिर ये राजनीतिक पार्टी और सभी राजनेता निरर्थक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता निरर्थक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारी इस व्यवस्था से जो अच्छे भारत का संकल्प लेगा वही मेरिट लिस्ट में स्थापित होगा, वही जो है ना इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जो भी प्रधानमंत्री बन जाए वो कोई भी चीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी प्रक्रिया निर्धारित है। मतलब यदि हम 1 मिनट के लिए मान लें, 1 मिनट के लिए आप मानो कि आशीष गोहिल जो है राष्ट्र में नंबर 1 आकर प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं। कल्पना करो जरा 1 मिनट, कल्पना करने में कोई बुराई है क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो 1 मिनट के लिए कल्पना करो कि आशीष गोहिल जो है एक दुष्ट आत्मा है। उन्होंने अच्छे भारत का एक झूठा संकल्प लेके एन केन प्रकारेण सबसे अधिक नंबर पाकर वो नंबर 1 आ गए और वो विजयी भी हो गए, क्योंकि उनको विजयी होने के लिए कुछ करना ही नहीं था, राइट। और उन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब हमने क्या क्या हाइपोथेसिस में कहा है कि आशीष गोहिल एक अच्छे आदमी नहीं है, वो एक दुष्ट आदमी है। उन्होंने प्रक्रिया को समझ लिया और सरल समझ के उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और नंबर 1 पे आ गए और वो प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ले ली। ये प्रिजम्पशन है, राइट। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे आशीष गोहिल जो अंदर से दुष्ट हैं वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो ये गड़बड़ी कैसे नहीं कर पाएंगे? आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, फिर गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, हमें चुनौती दे रहे हैं, राइट। मतलब 1 मिनट के लिए आप कल्पना करो कि आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप गड़बड़ी कर पाओगे क्या, और हम उसके लिए क्या करेंगे कि आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो हम एक छोटा सा संशोधन करेंगे कि ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, कोई भी व्यक्ति विधानसभा या पार्लियामेंट में कोई भी तथ्य विचारण के लिए ला ही नहीं सकता है जब तक कि वो एक प्रक्रिया से ना गुजरे। और वो प्रक्रिया क्या है? नंबर 1, एक ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी किसी भी विधा में समर्पित कर दी है, ऐसे लोगों को इम्पैनल करने की व्यवस्था होगी और ये इम्पैनल लोग जो है टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। तो अभी हम मान लें कि जैसे हमने 21 मॉडल बनाए हैं, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, तो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल और टेक्नोलॉजी आप पर थोपी नहीं जाएगी, राइट। आशीष गोहिल चाहेंगे तो भी नहीं थोपी जाएगी, राइट। आशीष गोहिल प्रधानमंत्री का शपथ ले चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल बनाए हैं वो थुप जाएं, लेकिन नहीं थुप पाएंगे। तो वो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल जो टास्क फोर्स है जिसमें उन लोगों को इम्पैनल कर एक पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया गया है जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसी काम में लगा दी है। वो आज के धूर्त लोग नहीं होंगे, वो आज के ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे, राइट। अब वो जो है बंद कमरे में मैथिली शरण गुप्त के इशारे पे काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो है लाइव चैनल पर उस पर चर्चा करना है और हर कोई उनसे प्रश्न पूछ पाएगा, हर कोई अपने सुझाव दे पाएगा। पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको बंद करो जरा, आवाज़ आ रही है। नहीं तो अपना आप माइक्रोफोन ऑफ कर लो, आप माइक्रोफोन ऑफ कर लो, माइक्रोफोन अपना ऑफ कर लो बेटे। जब आप बोलना चाहें तो माइक्रोफोन ऑन कर लेना, तो बैकग्राउंड का नॉइस नहीं आएगा, ठीक है। ठीक। हाँ, तो अब आप ये सोचो कि ये लोग किसी बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठे हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो मॉडल इनको दिया गया है, इस पे 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगी, जिसमें पत्रकार से लेके आम आदमी व्यक्ति अपने सुझाव सब दे पाएगा। इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला सुधार किया जाएगा, राइट। अब जो पहले सुधार के साथ मॉडल अब नंबर 2 स्टेज पे जाएगा, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है ना होंगे। तो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जो है ना वो भी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल होंगे। आज की दुष्ट व्यवस्था के तहत किसने नेता ने चाहा, एसीसी ने चाहा और उसका वहाँ पे इम्पैनलमेंट ऐसे नहीं होगा, राइट। तो एक बड़ी ओपन व्यवस्था के तहत जो है एक्सपर्ट जो है ना इम्पैनल होंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो नहीं लगाई है, लेकिन वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, राइट। अब वो इस मॉडल पे 15 दिन लाइव चर्चा करेंगे। लाइव चर्चा हो रही है, रिले हो रही है, बंद कमरे में कोई गुड़ुम नहीं हो रही है, राइट। और उस पर हर कोई प्रश्न भी पूछ पाएगा। इस 15 दिन के महामंथन से जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में दूसरे नंबर का रिफाइनमेंट होगा।
अब तीसरे रिफाइनमेंट में सीधे पब्लिक आ रही है और पब्लिक फैली हुई है, विभिन्न भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, लिहाजा सभी चैनल्स पर जो है वो चीज़ें जो है ना पब्लिक डिबेट करेगी और पब्लिक से केवल एक ही प्रार्थना होगी कि वो अपने कंसर्न क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, शंकाएं क्या हैं, कुशंकाएं क्या हैं और सुझाव क्या हैं, अपनी टूटी फूटी भाषा में वो दें। और इस 45 दिन के, बाकी सब में 15-15 दिन है, ये पब्लिक चूँकि फैली हुई है इसलिए 45 दिन का रहेगा और इसमें 24 घंटे जो है ना लाइव डिस्कोर्स चलेंगे और इस महामंथन से जो निकल के आएगा वो जो है ना मैथ्यून गुप्त के मॉडल में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। अब आशीष गहोई जिन्होंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री की शपथ ले रखी है, ऐसे सभी मुख्यमंत्री जिन्होंने ऑलरेडी शपथ ले रखी है, ऐसे सभी विधायक, सांसद, ऐसे सभी जनपद अध्यक्ष, सभी जो है पार्षद, सभी जो है वो ये लोग जो है ओपन चैनल पर पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। और अब आशीष गहोई आपको जनप्रतिनिधि होने की, नौटंकी करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जनता ने तो अपनी बात कह दी है। तो आप जो भी कहेंगे वो अब व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहेंगे कि मुझे लगता है कि इसमें ये चीज़ छूट गई है, लिहाजा यदि इसको ऐसा कर लिया जाएगा तो ये मॉडल और अच्छा हो जाएगा। ये 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स चलेगा, ये भी ओपन होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, बंद कमरे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और इस महामंथन से जो पॉइंट निकलेगा उसमें चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब बताइए, इसके बाद जो है ये रिफाइंड मॉडल पार्लियामेंट या विधानसभा में जाएगा और फिर से एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी और फिर इसके बाद इसे पास किया जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आशीष गहोई, आपने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, क्या आप कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें चिंता भी नहीं करना चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत में को पैदा करने में एक माध्यम अकेला है। वो कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है। सही है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर, सामान्य कोर्स में तो आपकी व्यवस्था बहुत आदर्श दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन इमरजेंसी में जहाँ समय नहीं है, जहाँ इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, उसमें कैसा करेंगे? मैंने कहा उसके लिए प्रोविज़न रहेगा कि आशीष गहोई प्रधानमंत्री इमरजेंसी घोषित कर पाएंगे। उस इमरजेंसी में मिस्टर गहोई अपने मंत्रिमंडल से चर्चा करके निर्णय ले पाएंगे, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी में चले जाएंगे। तो जैसे ही आपकी इमरजेंसी खत्म होगी, आपके हर निर्णय को रिव्यू किया जाएगा। यदि आपका निर्णय गलत होगा तो आपको दंडित किया जाएगा, जरूरत होगी तो आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये कानून में प्रावधान होगा। अच्छा, अब बताओ, क्या इमरजेंसी सिचुएशन का दुरुपयोग, आज जैसी जो इमरजेंसी हुई थी 1975 की, 77 की, क्या वैसा दुरुपयोग संभव होगा? नहीं हो पाएगा। तो अब आपकी चिंता कुछ बची है क्या? नहीं। तो क्या एक छोटे से अच्छे भारत का संकल्प लेके हम अच्छा भारत पैदा करने में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकते हैं? मतलब अपना जो काम कर रहे हैं करते रहें। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें हर व्यक्ति ग्राह्य है। हर व्यक्ति ग्राह्य से मतलब क्या है? यदि आप दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, तो भी ग्राह्य हैं। क्यों? क्योंकि आप गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं हैं, नंबर 1। दूसरा, हम आपका इकोसिस्टम बदल दे रहे हैं, तो जब आपको 5 मौलिक अधिकार हो जाएंगे तो आपको किसी तरीके की दुष्टता करने की ज़रूरत होगी क्या? जब धन की उपलब्धता आपके लिए कोई बाधा नहीं बन रही है, तो आप क्या भ्रष्टाचार करके बिना मतलब धन के पीछे भागेंगे क्या? नहीं, कोई नहीं भागेगा। कोई नहीं भागेगा। अच्छा, अब एक मान लें कि आशीष गहोई जो है वो इतने समय में इस बुरी चक्की में पिसकर उनकी प्रवृत्तियां खराब हो गई हैं और दुष्टता, बदमाशी, मक्कारी उनके खून में आ गई है। 1 मिनट के लिए अपन उनकी प्रवृत्ति में आ गई है, ये मान लेते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो बटन दबाने पे FIR दर्ज हो जाएगी। 21 टेक्नोलॉजी वाला डिजिटल चित्रगुप्त 15 दिन में वो अकाट साक्ष्यों को जो है ना संग्रहित कर पाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। और 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से बिना किसी के पास जाए, बिना कोर्ट कचहरी जाए, आपको न्याय मिल जाएगा
और आशीष गवई जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, आशीष गवई की संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो बताइए आशीष गवई की क्या कोई नेगेटिव प्रवृत्ति अपने आप विलोपित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और क्या? नहीं, आपकी नेगेटिव प्रवृत्ति खुद जो है ना विलुप्त हो जाएंगी ना, धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा। कुछ जो है समझदारी से विलुप्त हो जाएंगी, कुछ अनुभव से विलुप्त होंगी। जब आप जेल में सड़ने पहुंचेंगे तो आप उस अनुभव से, और दूसरे लोग भी देखेंगे कि सारा जो है देखो ये दुष्टता की इसने, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, इसको क्या जरूरत थी दुष्टता करने की। घर वाले भी कहेंगे, बाकी लोग भी कहेंगे साला दुष्टता काय को की तूने, क्या जरूरत थी तुझे। हाँ, वो ये फिर पद का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा कोई, बस नहीं, कोई भी पब्लिक पद तो छोड़ो, आम आदमी भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा ना, कोई दुष्टता कर ही नहीं पाएगा, और आपको दुष्टता करने की जरूरत नहीं है। शुरू के खाना हो गए? चलिए, तो शुरू के आशीष, आप इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देते हैं, और क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप पूरी शक्ति से आप बढ़ेंगे, और ये वीडियो अभी से 10 मिनट के अंदर जो है वो अपलोड हो जाएगा, राइट? तो इस वीडियो को आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख भी सक पाएंगे और दूसरों से शेयर भी कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।